भारत एक नाम नहीं, एक जीवंत सभ्यता है। वह सभ्यता जिसने वेदों को जन्म दिया, जिसने महाभारत और रामायण जैसी महागाथाएं रची, जिसने शून्य और विज्ञान की खोज की, जिसने दुनिया को योग और अध्यात्म सिखाया। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और स्वागत है आपका स्काईलाइंस के इस विचार यात्रा में। सोचिए, साल 1925 भारत गुलाम था, अंग्रेजों का राज हर ओर फैला था, लोग अपने ही देश में पराधीन थे, राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे लेकिन समाज बिखरा हुआ था। जाति भेद, आपसी फूट और निराशा ने लोगों की रीढ़ तोड़ दी थी। ऐसे कठिन समय में एक साधारण डॉक्टर ने वह सपना देखा जो आने वाले समय में पूरे राष्ट्र का भाग बदलने वाला था। उनका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। 1920 के दशक में भारत अंग्रेजों के दमन से कराह रहा था। गाँवों में गरीबी, किसान बदहाल, मजदूर शोषित, शहरों में अंग्रेजी संस्कृति हावी और भारतीय आत्मा दबाई जा रही थी। जाति व्यवस्था इतनी गहरी थी कि लोग एक दूसरे से कट चुके थे। धार्मिक भेदभाव को अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति से और बढ़ा रहे थे। भारत माता की यह हालत देखकर सच्चे देशभक्तों का दिल रो उठता था। लोग समझ चुके थे सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाई काफी नहीं है, असल लड़ाई है समाज को संगठित करने की। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1889 में नागपुर में हुआ। बचपन से ही राष्ट्रभक्ति उनके खून में थी। जब स्कूल में थे तो अंग्रेजों द्वारा मनवाया गया विक्टोरिया दिवस उन्होंने मनाने से मना कर दिया। स्कूल से निकाल दिए गए, लेकिन दिल में विद्रोह की आग जल उठी। आगे चलकर मेडिकल की पढ़ाई की, डॉक्टर बने। जब वे किसी मरीज का इलाज करते तो सिर्फ बीमारी नहीं देखते थे, वे सोचते थे यह व्यक्ति तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे देश की बीमारी, गुलामी और बंटवारा कौन ठीक करेगा। वे कांग्रेस के आंदोलन से भी जुड़े, क्रांतिकारियों के संपर्क में भी रहे। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ही वे गुप्त बैठकों में हिस्सा लेते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया राजनीतिक आंदोलन आते जाते रहेंगे, नेता जेल जाएंगे, अंग्रेज दमन करेंगे, लेकिन अगर समाज खुद कमजोर रहेगा तो ये आंदोलन अस्थायी सफलता नहीं देंगे। हेडगेवार ने सोचा, हमें एक ऐसा संगठन चाहिए जो समाज को संगठित करे, जहां जाति भेद मिटे, सब बराबरी से खड़े हों, जहां अनुशासन, सेवा और राष्ट्र प्रेम सिखाया जाए, जहां साधारण लड़का ऐसा स्वयंसेवक बने जो अपने देश के लिए जी सके, मर सके। डॉक्टर साहब ने कहा था, राजनीतिक आंदोलन देश को आजादी दिला सकता है, लेकिन राष्ट्र का पुनर्निर्माण तो संगठित समाज ही करेगा। दिन था 27 सितंबर 1925, विजयदशमी का पर्व। जगह नागपुर का मोहितेवाड़ा मैदान। कुछ नौजवान वहां इकट्ठे हुए। उनके सामने डॉक्टर हेडगेवार खड़े हुए और उन्होंने घोषणा की, आज से हम एक संगठन की स्थापना कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है राष्ट्र को संगठित करना, अनुशासित करना और उसे आत्मबल से संपन्न करना। इसका नाम होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कल्पना कीजिए, एक खुला मैदान, कुछ ही लोग खड़े हैं, किसी के पास डंडा है, कोई साधारण कपड़ों में है, वे साथ मिलकर खेल रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं और फिर अंत में सब खड़े होकर मातृभूमि की प्रार्थना करते हैं। यह दृश्य बाहर से देखने वालों को मामूली लग सकता था, लेकिन वास्तव में यह वह दीपक था जिसकी लौ आने वाले समाज में पूरे भारत को रोशन करने वाली थी। अंग्रेज इस संगठन को पहले गंभीरता से नहीं लेते थे। उन्हें लगता था ये तो बस बच्चों का खेल है, लेकिन धीरे धीरे समाज के लोग समझने लगे यह कुछ अलग है, यह आने वाले भारत का भविष्य गढ़ रहा है। 1925 का वह दिन सिर्फ एक संगठन की स्थापना का दिन नहीं था, यह उस आग का जन्म था जो आज भी करोड़ों दिलों में जल रही है। डॉक्टर हेडगेवार ने यह बीज बोया जिससे आगे चलकर यह विशाल वटवृक्ष खड़ा हुआ, और यह तो बस शुरुआत थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस संगठन का नाम सुनते ही सबसे पहले जो दृश्य आंखों के सामने आता है वह है खुला मैदान, सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहने हुए लोग, हाथ में दंड, कतारबद्ध होकर चलते स्वयंसेवक और प्रार्थना की गूंज, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है यह शाखा आखिर इतनी क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों संघ की पूरी आत्मा शाखा में बसती है? आज हम जानेंगे शाखा का रहस्य। संघ का सबसे छोटा और सबसे बड़ा रहस्य है शाखा। यह एक ऐसा मंच है जो बिना किसी इमारत, बिना किसी शुल्क, बिना किसी दिखावे के चलता है। सुबह या शाम किसी मैदान या पार्क में बस लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ ना कोई अमीर है, ना गरीब, ना कोई ब्राह्मण है, ना शूद्र, ना कोई बड़ा है, ना छोटा, सब एक साथ खड़े हैं भारतीय बनकर। शाखा में मैं मिट जाता है और हम पैदा होता है। शाखा की गतिविधियां शारीरिक व्यायाम, शरीर को मजबूत बनाना, खेल, टीम भावना और आनंद का निर्माण, दंड अभ्यास, अनुशासन और आत्मरक्षा की शिक्षा, गीत और प्रार्थना, राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना, बौद्धिक चर्चा, समाज, इतिहास और संस्कृति पर संवाद। बाहर से देखने वालों को यह सब एक खेल जैसा लगता था, लेकिन असल में यह था चरित्र निर्माण का विद्यालय। यहाँ कोई औपचारिकता नहीं, कोई फीस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई नेता नहीं, कोई दर्शक नहीं। यहाँ हर व्यक्ति एक स्वयंसेवक
सेवक है, हर किसी की पहचान है सिर्फ राष्ट्र का पुत्र होना। शाखा का अंत होता है संघ प्रार्थना से, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह एक संकल्प है। यह मातृभूमि को समर्पित प्रण है कि हम अपना तन मन धन सब कुछ भारत माता के चरणों में अर्पित करेंगे। जब हजारों स्वयंसेवक एक साथ खड़े होकर यह प्रार्थना गाते हैं तो लगता है मानो स्वयं धरती माता उस संकल्प को सुन रही है। एक बार गांव में संघ की शाखा चल रही थी। कुछ लोग बाहर से देख रहे थे और कह रहे थे ये लड़के रोज डंडा घुमाते हैं, आखिर करते क्या हैं। लेकिन कुछ महीने बाद गांव में बाढ़ आ गई। गांव के लोग घबराए हुए थे, कोई रास्ता नहीं था। तभी वही लड़के अनुशासन से कतारबद्ध होकर नाव लेकर पहुंचे। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सबको सुरक्षित निकालने लगे। गांव के बुजुर्ग बोले, आज समझ में आया कि ये रोज शाम को मैदान में क्यों जाते हैं। वे सिर्फ खेल नहीं खेल रहे थे, वे अपने जीवन को राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। शाखा से निकले संस्कार अनुशासन, समय का पालन, नियम का पालन, समरसता, जाति और वर्ग से ऊपर उठना, सेवा भावना, दूसरों के लिए जीना, टीम वर्क, व्यक्तिगत अहंकार छोड़कर साथ काम करना, राष्ट्र प्रेम, हर काम को भारत माता के लिए करना। शुरुआत में शाखाएं नागपुर तक सीमित थी, धीरे धीरे महाराष्ट्र फिर पूरे भारत में फैलने लगी। 1930 के दशक तक संघ की शाखाएं उत्तर भारत, बंगाल और पंजाब तक पहुंच गई। 1947 के स्वतंत्रता तक संघ की शाखाएं पूरे देश में मजबूत नेटवर्क बन चुकी थी। आज स्थिति यह है कि लाखों शाखाएं रोज चलती है, गांव-गांव, शहर-शहर। कई लोग शाखा को देखकर मजाक उड़ाते थे, ये क्या है, बस बच्चे खेल रहे हैं, डंडा घुमा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वही लोग मानने लगे यह खेल नहीं, यह राष्ट्र निर्माण का साधन है। एक बार किसी ने माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी से पूछा, संघ का असली काम क्या है। गुरुजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, संघ का काम है आदमी बनाना, ऐसा आदमी जो अपने जीवन को मातृभूमि के लिए समर्पित कर सके। यानी शाखा आदमी बनाने की फैक्ट्री है। ये सिर्फ खेलकूद का मैदान नहीं है, ये वो जगह है जहाँ हर दिन राष्ट्र की नींव रखी जाती है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब एक साथ खड़े होकर भारत माता की संतान कहलाते हैं, जहाँ जाति और मैं मिट जाता है और हम सब भारतीय हैं पैदा होता है। शाखा ने संघ को ताकत दी और संघ ने भारत को नई दिशा। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, आगे देखेंगे संघ के महान नेतृत्व ने इस संगठन को कैसे विचार, दिशा और विस्तार दिया, कैसे हेडगेवार के बाद गुरुजी गोलवलकर ने संघ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हर संगठन की आत्मा उसके नेतृत्व में बसती है। अगर नेतृत्व दृढ़ हो तो संगठन तूफानों को भी झेल लेता है। अगर नेतृत्व दूरदर्शी हो तो संगठन आने वाले समय की दिशा तय कर देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह यात्रा भी उसके महान नेतृत्व की गाथा है। आज हम जानेंगे संघ के सरचालकों की कहानी, कैसे डॉक्टर हेडगेवार ने नींव रखी, कैसे गुरुजी गोलवलकर ने विचार दिए, कैसे देवरस जी ने समाज को जोड़ा और कैसे मोहन भागवत जी ने इसे आधुनिक भारत की नई ऊर्जा दी। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार 1925 से 1940 तक रहे। उनका सपना था संगठित और अनुशासित समाज। 1925 से 1940 तक उन्होंने रात दिन संघ के लिए काम किया, शाखाओं का जाल बिछाया, युवाओं को जोड़ा। 1940 में उनका निधन हो गया। हेडगेवार जी ने संघ को जन्म दिया, लेकिन संघ को जीने का ढंग उनके बाद के सरसंघ चालकों ने दिया। संघ के दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी 1940 से 1973 तक रहे। इन्हें गुरुजी कहा जाता है। 33 साल तक संघ का नेतृत्व किया, यानी सबसे लंबा कार्यकाल। उन्होंने संघ की विचारधारा को गहराई दी। उनका जोर था भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और हिंदुत्व में है। उन्होंने कहा, हिंदुत्व किसी धर्म का नाम नहीं बल्कि भारत की पहचान है। संघ को राष्ट्रवाद का वैचारिक आधार दिया, जिसमें से कुछ गुरुजी के महत्वपूर्ण योगदान रहे। संघ को राष्ट्रवाद का वैचारिक आधार दिया, शाखाओं का देश भर में विस्तार किया। उनके समय में संघ पर गांधी हत्या के बाद प्रतिबंध लगा। उन्होंने धैर्य रखा, संगठन को संभाला, धीरे धीरे समाज का विश्वास दोबारा जीता। गुरुजी कहा करते थे, संघ का काम है समाज को एक सूत्र में बांधना। अगर समाज संगठित होगा तो राष्ट्र अपने आप मजबूत होगा। गुरुजी के बाद तीसरे सरसंघ चालक बने बाला साहेब देवरस। 1973 से 1994 तक उनका दौर था। उनका दौर समाज और राजनीति दोनों में बदलाव का दौर था। देवरस जी ने जातिगत भेदभाव मिटाने और समाज में समरसता लाने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा, यदि हिंदू समाज को मजबूत करना है तो पहले जाति पाति की दीवारों को गिराना होगा। देवरस जी के कुछ महत्वपूर्ण योगदान, जिसमें सामाजिक कार्यों में संघ की भूमिका बढ़ाई, पिछड़े वर्ग और दलित समाज को जोड़ने का प्रयास किया। इमरजेंसी जो 1975 से 1977 के समय संघ पर प्रतिबंध लगा, उस समय हजारों स्वयंसेवक जेल गए, लेकिन संघ टूटने के बजाय और मजबूत होकर निकला। चौथे सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिन्हें राजजू भैया भी कहते थे, 1994 से 2000 तक
तक उन्होंने कार्यभार संभाला। सरल स्वभाव और विद्वान व्यक्ति, वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर थे। छात्रों में बहुत लोकप्रिय थे। उनके योगदान शिक्षा और सेवा कार्यों पर विशेष ध्यान का था। उन्होंने संघ को और ज्यादा लचीला और व्यवहारिक बनाया। उनका मानना था संघ सिर्फ विचारधारा तक सीमित न रहे बल्कि समाज की जरूरतों के हिसाब से काम करे। 5वें सरसंघ चालक बने के.एस. सुदर्शन, जिनका कार्यकाल 2000 से 2009 तक का था। आधुनिक समय के अनुरूप संघ को तकनीकी दृष्टि से आगे बढ़ाया। विज्ञान और तकनीक में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने संघ को नई सोच दी कि सेवा कार्य और सामाजिक समस्याओं के समाधान में तकनीक का उपयोग होना चाहिए। उनका योगदान पर्यावरण विकास और तकनीकी शिक्षा पर जोर का था। वैश्विक स्तर पर हिंदू समाज को संगठित करने का प्रयास किया। मोहन भागवत 2009 से अब तक वर्तमान सरसंघ चालक के रूप में कार्यभार संभाले हैं। आधुनिक, तेज और सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। डिजिटल युग में संघ को लेकर आए। विदेशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ के जरिए वैश्विक विस्तार किया। समाज में संवाद पर जोर दिया। उन्होंने कई बार कहा कि संघ को समाज की आलोचना भी सुननी चाहिए और बदलते समय के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए। मोहन भागवत का योगदान संघ को 21वीं सदी के अनुरूप बनाया। नए युवाओं को जोड़ा, समाज के हर वर्ग में पहुंच बनाने की कोशिश की। उनकी सोच है संघ किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाला संगठन है। संघ के ये सरसंघ चालक सिर्फ नेता नहीं थे, ये मसाल लेकर चलने वाले धावक थे। हेडगवार जी ने मसाल जलाया, गुरु जी ने उसे आगे बढ़ाया, देवरस जी ने समाज को जोड़ा, राजजू भैया ने शिक्षा पर ध्यान दिया, सुदर्शन जी ने आधुनिक दृष्टि दी और मोहन भागवत जी आज उस मसाल को लेकर पूरी दुनिया में भारत की पहचान बना रहे हैं। नेतृत्व ही किसी संगठन की आत्मा होता है और संघ का नेतृत्व हमेशा यह कहता आया है, हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं समाज है, हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं राष्ट्र निर्माण है। हर संगठन की पहचान उसकी विचारधारा से होती है। विचारधारा ही वह शक्ति है जो उसे दिशा देती है, जो उसके कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देती है और जो समाज को उसके उद्देश्य से जोड़ती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा 2 शब्दों में समाई है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। लेकिन ध्यान रहे, यह हिंदुत्व किसी संकीर्ण धार्मिक कट्टरता का नाम नहीं है। यह उस सांस्कृतिक आत्मा का नाम है जिसने हजारों वर्षों से इस भूमि को जोड़े रखा है। आइए इसे समझते हैं। संघ कहता है हिंदुत्व केवल धार्मिक पहचान नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक पहचान है। हिंदू शब्द का मतलब जो इस भूभाग में पैदा हुआ, जो यहाँ की संस्कृति को मानता है, जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है। हिंदुत्व यानी भारतीयता। जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिस नदियों का पानी पिया, जिस भूमि को माता कहा, उसी से जुड़ा भी हिंदुत्व है। संघ का सबसे बड़ा मंत्र है राष्ट्र प्रथम। व्यक्ति, जाति, वर्ग, भाषा, प्रांत सब राष्ट्र के बाद। उनका मानना है अगर हर व्यक्ति अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दे तो भारत स्वतः विश्वगुरु बन जाएगा। संघ राष्ट्र को केवल राजनीतिक इकाई नहीं मानता बल्कि एक जीवंत माता मानता है, भारत माता। गुरुजी कहा करते थे हिंदुत्व किसी धर्म का नाम नहीं, यह भारत की राष्ट्रीयता का दूसरा नाम है। उनका विश्वास था कि अगर भारत को संगठित रखना है तो हमें अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी परंपरा से जुड़े रहना होगा। संघ के अनुसार हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, यह सबको साथ लेकर चलने वाला विचार है। जाति पाति से ऊपर उठना, समाज को एक करना, यही इसका असली भाव है। एक बार देवरस जी ने कहा था अगर हिंदू समाज को मजबूत करना है तो पहले जाति पाति की दीवारों को गिराना होगा, यानी हिंदुत्व का मतलब है हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं। आलोचक कहते हैं संघ हिंदुत्व के नाम पर कट्टरता फैलाता है, लेकिन संघ का कहना है हिंदुत्व का मतलब हिंदू धर्म नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति है। हिंदुत्व को संकीर्ण नजरिए से देखने वाले गलतफहमी में ही रहते हैं। जब देश पर संकट आता है तब संघ का राष्ट्रवाद दिखता है, चाहे 1962 का युद्ध हो, 1965 या 1971, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, कोरोना महामारी हो, स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचते हैं क्योंकि उनके लिए राष्ट्र ही सब कुछ है। स्वयंसेवक के लिए धर्म, जाति या भाषा नहीं, सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र की सेवा। संघ राजनीति का संगठन नहीं है, उसका मानना है राजनीति तो समाज की एक शाखा है। अगर समाज मजबूत होगा, संगठित होगा तो राजनीति अपने आप सही दिशा में आ जाएगी। इसलिए संघ का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। संघ का मानना है कि भारत का मार्गदर्शन केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। योग, आयुर्वेद, वेदांत, गीता ये सिर्फ भारत के नहीं बल्कि मानवता की धरोहर हैं। इसलिए भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए। इसी विचारधारा से संघ परिवार के संगठन निकले। शिक्षा, सेवा, राजनीति, मजदूर, किसान, हर क्षेत्र में संघ की सोच फैली। यह विचारधारा ही वह डोरी है जिसने लाखों स्वयंसेवकों को जोड़े रखा है। संघ की विचारधारा केवल किताबों में नहीं है, यह उसके स्वयंसेवकों के सांसों में है। हर सुबह शाखा में गाई जाने वाली प्रार्थना में है, हर आपदा में दौड़ते हुए स्वयंसेवक की सेवा में है। हिंदुत्व हमारी संस्कृति, राष्ट्रवाद हमारी
आत्मा। इन्हीं दो स्तंभों पर संघ ने अपनी इमारत खड़ी की है और यही दो स्तंभ भारत को भविष्य में विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन संघ का काम सिर्फ विचारधारा तक सीमित नहीं रहा, उसने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हर संकट में अपनी भूमिका निभाई। आरएसएस को अक्सर राजनीति से जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं यह संगठन सत्ता पाने के लिए काम करता है, लेकिन सच यह है कि संघ का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक काम राजनीति नहीं बल्कि सेवा और शिक्षा है। सेवा यानी दूसरों के लिए जीना, शिक्षा यानी आने वाले पीढ़ियों को संस्कार देना। आज हम देखेंगे कैसे संघ ने बाढ़, भूकंप और महामारी में राहत कार्य किए, कैसे उसने झुग्गी झोपड़ियों और वनवासियों तक शिक्षा पहुंचाई और कैसे संघ के स्वयंसेवक वहां पहुंचे जहां अक्सर सरकार भी देर से पहुंची। संघ का आदर्श है सेवा ही संगठन की पहचान है। जब भी कहीं प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़, भूकंप, तूफान, युद्ध या महामारी, संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले मैदान में उतरे। वे बिना भेदभाव के हर व्यक्ति की मदद करते हैं। उनकी पहचान यह है वे बिना प्रचार प्रसार के चुपचाप सेवा करते हैं। जहाँ भूख से रोती बच्ची थी वहाँ संघ का स्वयंसेवक खड़ा था। जहाँ पानी में डूबा गांव था वहाँ स्वयंसेवक नाव लेकर पहुंचा। जहाँ युद्ध में घायल सैनिक था वहाँ भी सेवा की टोली मौजूद थी। संघ का प्रमुख सेवा संगठन है सेवा भारती। यह पूरे भारत में झुग्गी झोपड़ियों, आदिवासी इलाकों और पिछड़े क्षेत्रों में काम करता है। शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण, अनाथालय, इन सब के जरिए सेवा भारती ने लाखों लोगों का जीवन बदला। आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति पर काम करता है। आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। आज लाखों वनवासी बच्चे विद्या भारती के स्कूलों में पढ़ते हैं। संघ का सबसे बड़ा शैक्षिक संगठन है विद्या भारती। आज यह भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी स्कूल नेटवर्क है। लाखों विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि संस्कार भी दिए जाते हैं। प्रार्थना, राष्ट्रगीत, अनुशासन और भारतीय संस्कृति की शिक्षा इन स्कूलों की खासियत है। विद्या भारती का उद्देश्य है सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर नहीं बनाना बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना जो भारत माता की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म माने। 1962 का युद्ध चीन से स्वयंसेवकों ने सैनिकों की मदद की, राशन और खून दान किया। 1965 और 1971 युद्ध पाकिस्तान से, सीमा पर राहत कार्य हुए। गुजरात 2001 का भूकंप, संघ कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचे। सुनामी 2004, गांव-गांव जाकर पुनर्वास कार्य किया। कोरोना महामारी 2020, पूरे भारत में लाखों स्वयंसेवकों ने भोजन, दवाइयां और मदद पहुंचाई। जहां लोग डर से घरों में बंद थे वहां संघ का स्वयंसेवक मास्क और दवाई लेकर गलियों में घूम रहा था। उसके लिए सेवा ही पूजा थी। सेवा का असली उद्देश्य केवल मदद करना नहीं है बल्कि समाज को जोड़ना भी है। संघ मानता है कि जब अमीर और गरीब, ऊंच और नीच, शहर और गांव सब साथ आएंगे तभी भारत मजबूत होगा। इसलिए सेवा कार्य जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर किए जाते हैं। आलोचक कहते हैं संघ सेवा करता है लेकिन उसका मकसद राजनीति है। समर्थक कहते हैं अगर राजनीति ही उद्देश्य होता तो सेवा कार्य चुपचाप क्यों किए जाते? क्यों स्वयंसेवक बिना नाम और बिना पहचान दिए बाढ़ में कूदते हैं? सच्चाई यह है संघ के लिए सेवा ही राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा साधन है। संघ का स्वयंसेवक सिर्फ शाखा में दंड घुमाने वाला व्यक्ति नहीं है, वह भूखों को खाना खिलाने वाला है, वह डूबते हुए को बचाने वाला है, वह अनपढ़ बच्चों को पढ़ाने वाला है, वह जंगलों में रहने वाले वनवासियों को शिक्षा देने वाला है। सेवा ही उसका जीवन है, शिक्षा ही उसका मिशन है और यही कारण है कि संघ केवल एक संगठन नहीं बल्कि समाज की नारी बन चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा कहता रहा हम राजनीति का संगठन नहीं, हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं समाज है। लेकिन सच यह भी है कि संघ ने भारत की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है, क्योंकि जब लाखों स्वयंसेवक अनुशासन, सेवा और राष्ट्रवाद के संस्कार लेकर समाज में काम करेंगे तो राजनीति उनसे कैसे अछूती रह सकती है। अब हम देखेंगे कैसे संघ ने राजनीति से दूरी बनाए रखी लेकिन उसके कार्यकर्ताओं ने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया और कैसे संघ के विचार आज भारतीय राजनीति की धड़कन बन गए। संघ की स्थापना 1925 से लेकर लंबे समय तक वह राजनीतिक आंदोलन से दूर रहा। हेडगेवार और गुरुजी मानते थे कि राजनीतिक आंदोलन आते जाते रहेंगे लेकिन असली शक्ति है संगठित समाज। संघ स्वयं कभी चुनाव नहीं लड़ता, ना कोई राजनीतिक दल है, लेकिन उसके संस्कार पाए स्वयंसेवक समाज और राजनीति दोनों में सक्रिय होते गए। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई लेकिन संघ को सत्ता या राजनीति में हिस्सा लेने में कोई रुचि नहीं थी। उसका ध्यान था समाज निर्माण और संगठन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पहले कांग्रेस में थे बाद में नेहरू से मतभेद के कारण अलग हुए। उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ को बनाने और मजबूत करने में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई। संघ ने संगठन और अनुशासन की ताकत दी। जनसंघ का मूल विचार था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अखंड भारत,
स्वदेशी और अनुशासन। शुरुआती दिनों में जनसंघ बहुत छोटा दल था, कांग्रेस के सामने उसकी कोई तुलना नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने जड़ें जमाई। उसके नेताओं की सादगी, राष्ट्रवाद और संघ से मिली संगठन शक्ति ने लोगों का ध्यान खींचा। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। उस समय आरएसएस और जनसंघ पर भी प्रतिबंध लगा। हजारों स्वयंसेवक और कार्यकर्ता जेल में डाले गए, लेकिन संघ टूटने के बजाय और मजबूत होकर निकला। आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उसमें जनसंघ के नेता भी शामिल थे। 1977 की जनता पार्टी टूट गई। 1980 में जनसंघ के आधार पर एक नया दल बना, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। भाजपा ने संघ की विचारधारा, राष्ट्रवाद, स्वदेशी और सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे यह दल कांग्रेस का सबसे बड़ा विकल्प बन गया। 1990 के दशक में अयोध्या आंदोलन और राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भाजपा तेजी से उभरी। संघ और विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। फिर 1998 से 2004 तक उनकी सरकार चली। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने भारी जीत हासिल की और आज भी सत्ता में है। आलोचक कहते हैं आरएसएस राजनीति नहीं करता, लेकिन बीजेपी को नियंत्रित करता है। समर्थक कहते हैं आरएसएस राजनीति को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि उसे दिशा देता है। वह याद दिलाता है कि राजनीति का लक्ष्य सत्ता नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा होना चाहिए। संघ और भाजपा का रिश्ता वैसा है जैसे किसी वृक्ष और उसकी जड़ों का। पेड़ ऊपर फल फूल देता है, लेकिन उसकी शक्ति नीचे से जड़ों से आती है। आज भाजपा भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। केंद्र और कई राज्यों में उसकी सरकार है। संघ प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं जाता, लेकिन उसके विचार और कार्यकर्ता भाजपा को शक्ति देते हैं। संघ मानता है राजनीति समाज का केवल एक हिस्सा है। अगर समाज संगठित और संस्कारी होगा तो राजनीति भी सही रास्ते पर चलेगी। संघ ने कभी सत्ता की लालसा नहीं की। उसने केवल यह सोचा अगर समाज संगठित और राष्ट्र प्रेमी होगा तो सत्ता अपने आप सही दिशा में जाएगी। जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि संगठन की शक्ति किसी भी राजनीति से बड़ी होती है, और यही कारण है कि आज भारतीय राजनीति में संघ की छाया हर जगह दिखाई देती है। किसी भी बड़े संगठन की तरह आरएसएस भी विवादों से अछूता नहीं रहा। जहां करोड़ों लोग इसे भारत की आत्मा मानते हैं, वहीं लाखों लोग इसे संदेह और आलोचना की नजर से देखते हैं। कभी उस पर गांधी जी की हत्या का आरोप लगा, कभी उसे सांप्रदायिकता फैलाने वाला संगठन कहा गया, कभी उसे राजनीति से दूर रहने की सलाह दी गई, तो कभी यह कहा गया कि वही राजनीति को नियंत्रित करता है। देखते हैं आरएसएस से जुड़े सबसे बड़े विवाद और आलोचनाएं और साथ ही उन पर संघ का जवाब। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या हुई। नाथूराम गोडसे हत्यारा था। गोडसे कभी आरएसएस से जुड़ा हुआ था, लेकिन हत्या के समय उसका कोई संबंध नहीं था। फिर भी संघ पर आरोप लगे कि इस हत्या के पीछे आरएसएस की विचारधारा है। तत्कालीन सरकार नेहरू और पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। संघ ने साफ कहा गांधी जी की हत्या में हमारा कोई हाथ नहीं। बाद में कोर्ट की जांच हुई और आरएसएस को निर्दोष पाया गया। 1949 में संघ पर से प्रतिबंध हटा, लेकिन इस घटना ने संघ की छवि पर गहरा असर डाला। लोगों के मन में सवाल पैदा हुए, क्या यह संगठन हिंसा की ओर झुक सकता है? और वर्षों तक आरएसएस को बार बार यह साबित करना पड़ा कि उसका रास्ता सेवा और संगठन का है, हिंसा का नहीं। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया। विपक्षी दलों, पत्रकारों और संघ पर भी प्रतिबंध लगा। हजारों संघ कार्यकर्ता जेल में डाले गए, लेकिन संघ टूटने के बजाय और मजबूत होकर निकला। सरकार ने कहा संघ लोकतंत्र के खिलाफ है। जवाब में संघ ने कहा हम लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थक हैं। आपातकाल खत्म होने के बाद संघ की भूमिका और मजबूत हुई। आलोचक कहते हैं आरएसएस केवल हिंदुओं का संगठन है। यह मुसलमानों और ईसाइयों को अलग करता है। अक्सर इसे हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया जाता है। संघ कहता है हम धर्म के आधार पर नहीं, संस्कृति के आधार पर काम करते हैं। हिंदुत्व, भारतीयता। हमारे लिए हर वह व्यक्ति हिंदू है जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। संघ कहता है भारत माँ की संतानें सब बराबर है। हम किसी को अलग नहीं करते, लेकिन अपनी जड़ों और संस्कृति पर गर्व करना हमारी पहचान है। आलोचक कहते हैं आरएसएस पर्दे के पीछे से बीजेपी को नियंत्रित करता है। संघ खुद राजनीति से दूर रहने की बात करता है, लेकिन उसके स्वयंसेवक बीजेपी के नेता बनते हैं। इसे लेकर लोग कहते हैं आरएसएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस पर संघ का जवाब है कि हम राजनीति नहीं, समाज का संगठन करते हैं। अगर स्वयंसेवक राजनीति में जाते हैं तो यह उनकी व्यक्तिगत पसंद है। हमारा उद्देश्य केवल समाज निर्माण है, सत्ता नहीं। कई विदेशी लेखक और पत्रकार आरएसएस को हिंदू कट्टरपंथी संगठन बताते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन भी कहते हैं। विदेशों में एचएसएस, हिंदू स्वयंसेवक संघ के जरिए इसका फैलाव हुआ। आलोचना ने आरएसएस को
और मजबूत बनाया। हर प्रतिबंध के बाद संघ और बड़ा हुआ। गांधी हत्या का आरोप कोर्ट ने निर्दोष बताया। आपातकाल संघ और जनसंघ को शक्ति मिली। सांप्रदायिकता का आरोप, समाज सेवा और समरसता के कामों से धीरे धीरे जवाब मिला। आरएसएस पर जितने भी आरोप लगे, हर बार वह और मजबूत होकर निकला। संघ की पहचान आज भी बहस का विषय है। किसी के लिए यह राष्ट्र की रीढ़ है तो किसी के लिए सांप्रदायिक संगठन। लेकिन एक बात तय है, इतना बड़ा विवाद, इतनी आलोचना और इतने प्रतिबंध सहने के बावजूद आज भी लाखों लोग हर सुबह शाम शाखा में खड़े होते हैं और मातृभूमि के लिए प्रार्थना करते हैं। यही सिद्ध करता है संघ केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक विचार है, और विचार को न रोका जा सकता है न दबाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल एक संगठन नहीं है, यह वह बीज है जिससे सैकड़ों पौधे और पेड़ निकले और मिलकर एक विशाल वन बना। इस वन को कहते हैं संघ परिवार। आज हम जानेंगे कौन कौन से संगठन संघ से जुड़े हैं, वे कैसे अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और क्यों संघ परिवार को भारत के सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। आरएसएस की शाखा से निकले स्वयंसेवक अलग अलग क्षेत्रों में गए। किसी ने शिक्षा का काम संभाला, किसी ने मजदूरों को संगठित किया, किसी ने छात्रों में जागरण किया। धीरे धीरे इनसे सैकड़ों संगठन बने। आज इन्हें सामूहिक रूप से संघ परिवार कहा जाता है। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाया। 1980 में उससे भारतीय जनता पार्टी बनी। आज यह भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भाजपा को संगठन, अनुशासन और कार्यकर्ताओं की शक्ति आरएसएस से मिलती है। संघ का सबसे बड़ा शैक्षिक संगठन है विद्या भारती। हजारों स्कूल पूरे भारत में चल रहे हैं। यहाँ बच्चे न केवल पढ़ाई करते हैं बल्कि संस्कार और राष्ट्रभक्ति भी सीखते हैं। विद्या भारती का उद्देश्य भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्य सिखाना। 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापित हुआ। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सक्रिय, राष्ट्रवाद, शिक्षा सुधार और छात्र समस्याओं पर काम करने वाला। 1955 में भारतीय मजदूर संघ बना। यह भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। मजदूरों के अधिकार, वेतन, सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है। इसकी खासियत संघर्ष के साथ साथ सहयोग पर भी जोर देना है। किसानों की समस्याओं पर काम, स्वदेशी कृषि, प्राकृतिक खेती और किसान हित इसकी प्राथमिकता है। आज लाखों किसान इससे जुड़े हैं। 1936 में एक संगठन बना जिसे राष्ट्र सेविका समिति कहा जाता है। महिलाओं को संगठन और राष्ट्र सेवा में सक्रिय करने के लिए, शाखाएं, प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। इसका लक्ष्य नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति। 1964 में विश्व हिंदू परिषद स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य हिंदू समाज को जोड़ना और मंदिर, संस्कृति व धर्म स्थलों की रक्षा करना। अयोध्या आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद ने बड़ी भूमिका निभाई। आज भी मंदिरों और हिंदू समाज के सांस्कृतिक मुद्दों पर सक्रिय। सेवा संगठन ने झुग्गी झोपड़ी, पिछड़े और वनवासी क्षेत्रों में काम किया। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, अनाथालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आज लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आदिवासी संगठन, जिसे वनवासी कल्याण आश्रम का नाम दिया गया, आदिवासी समाज की शिक्षा और विकास के लिए काम करता है। स्कूल, छात्रावास और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। उद्देश्य आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ना, उनकी संस्कृति का सम्मान करना। HSS हिंदू स्वयंसेवक संघ, विदेशों में बसे भारतीयों के लिए संघ का विस्तार। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में सक्रिय है। भारतीय संस्कृति और योग का प्रचार करता है। भारतीय मूल के लोगों को मातृभूमि से जोड़ता है। शिक्षा, छात्र, मजदूर, किसान, महिला, धर्म, सेवा, राजनीति, हर क्षेत्र में संघ परिवार का संगठन है। सबकी पहचान अलग है लेकिन सबका मूल एक ही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यही कारण है कि संघ परिवार आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन नेटवर्क माना जाता है। आलोचक कहते हैं संघ परिवार समाज को एक ही विचारधारा में ढालना चाहता है। समर्थक कहते हैं संघ परिवार ने हर क्षेत्र में संगठन और सेवा की ताकत दी। जहां सरकार भी नहीं पहुंच पाती, वहां संघ परिवार के संगठन पहुंच जाते हैं। संघ परिवार सिर्फ संगठनों का समूह नहीं है, यह भारत के हर क्षेत्र का धड़कता हुआ दिल है। जहाँ शिक्षा है वहाँ विद्या भारती है, जहाँ छात्र है वहाँ ABVP है, जहाँ मजदूर है वहाँ BMS है, जहाँ किसान है वहाँ BKS है, जहाँ महिला शक्ति है वहाँ राष्ट्र सेविका समिति है, जहाँ धर्म और संस्कृति है वहाँ VHP है, जहाँ सेवा है वहाँ सेवा भारती है और जहाँ राजनीति है वहाँ भाजपा है। यह पूरा परिवार एक ही जड़ से निकला है और वह जड़ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1925 में बोया गया छोटा सा बीज आज 100 साल पूरे होने की ओर है। यह बीज अब एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है जिसकी छाया में लाखों लोग काम कर रहे हैं। आज सवाल यह है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वर्तमान स्थिति क्या है और आने वाले समय पर इसकी भूमिका क्या होगी। आज RSS दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन
संगठन है। हर दिन भारत के हजारों गांवों और शहरों में लाखों शाखाएं लगती है। करोड़ों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, संस्कृति, हर क्षेत्र में संघ का प्रभाव है। वर्तमान सरसंघ चालक मोहन भागवत 2009 से अब तक उन्होंने संघ को आधुनिक समय के हिसाब से ढालने का काम किया, संवाद पर जोर दिया, समाज की आलोचना को भी सुना, डिजिटल युग में संघ को नए माध्यमों से जोड़ा, विदेशी भारतीयों तक पहुंचने के लिए हिंदू स्वयंसेवक संघ को मजबूत किया। संघ आज केवल हिंदू समाज का नहीं बल्कि पूरे भारत के समाज का संगठन है। सेवा भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठनों के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचा। बाढ़, भूकंप, महामारी, हर जगह स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचे। कोरोना महामारी में संघ ने लाखों लोगों को भोजन और दवाई दी। संघ सीधे राजनीति में नहीं आता, लेकिन बीजेपी जैसे दल संघ के विचारों से प्रभावित हैं। आज भाजपा भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्र में सरकार भी चला रही है। आलोचक कहते हैं आरएसएस पर्दे के पीछे से राजनीति चलाता है। समर्थक कहते हैं आरएसएस केवल राष्ट्र की दिशा दिखाता है, सत्ता उसकी मंजिल नहीं है। आधुनिक भारत में संघ के सामने कई चुनौतियां हैं। बदलती जीवन शैली और युवाओं को जोड़ना, डिजिटल युग में अपनी शाखा संस्कृति को बनाए रखना, जाति और धर्म के आधार पर समाज में बढ़ती राजनीति से निपटना। आलोचकों को यह समझाना कि आरएसएस केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए काम करता है। संघ का लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु बनाना, यानी भारत केवल आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन करे। योग, आयुर्वेद, वेदांत, गीता, यह सब पूरी दुनिया के लिए है। संघ चाहता है कि भारत की पहचान सिर्फ एक देश के रूप में नहीं बल्कि एक सभ्यता के रूप में हो। सोचिए, जब 2025 में आरएसएस 100 साल पूरे करेगा तो लाखों स्वयंसेवक एक साथ शाखा में खड़े होंगे। वे प्रार्थना करेंगे भारत माता की जय, और तब दुनिया देखेगी कैसे एक छोटी सी शुरुआत ने एक संगठन को नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की आत्मा को बदल दिया। संघ मानता है कि आलोचना जरूरी है। मोहन भागवत कई बार कह चुके हैं, संघ को समाज की बात सुननी चाहिए, अगर हमसे गलती हो तो हमें सुधारना चाहिए। यही कारण है कि संघ आज भी बदलते समय के साथ खुद को ढाल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन जिसने सत्ता नहीं सेवा को अपना लक्ष्य बनाया, जिसने राजनीति नहीं राष्ट्र को अपनी आत्मा माना, जिसने शाखाओं में खेल और प्रार्थना से लाखों युवकों को संस्कार और अनुशासन दिया। आज यह संगठन भारत की धड़कन है, कल यह संगठन भारत का भविष्य है। संघ केवल एक संस्था नहीं, यह एक विचार है और विचार कभी नहीं मरते, वे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि 1925 में जली वह लौ आज भी करोड़ों दिलों में जल रही है और तब तक जलती रहेगी जब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन जाता। तो दोस्तों, स्काईलाइन की यह विचार यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।